ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी सिंपल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसको हम इतना अलग से ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड जब आपके ट्रेडिशनल कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो चुके हों एंड कंसेप्शन स्टैब्लिश हो चुका हो। देखो, आपको ये समझना होगा कि इफ़ पीपल आर नॉट केयरफुल दे माइट कंसीव विदाउट नोइंग, एंड उनका कंसेप्शन के बारे में उनको क्लैरिटी काफ़ी समय बाद मिलेगी। क्यों? सी, वन ऑफ द वेज जिससे हम नॉर्मली डिटेक्ट करते हैं कि कंसेप्शन हो चुका है इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पीरियड्स जब नहीं होते तब हम डिटेक्ट करते हैं कि हाँ, कंसेप्शन हो चुका है। अब इसका क्या मतलब है? 14 डेज तक द एम्ब्रियो हैज बीन इनसाइड द यूट्रस, 14 दिन तक। क्यों? कंसेप्शन आपका मान सकते हो आप 14th डे के अराउंड तो हो ही सकता है। 7 डेज तक आपका इम्प्लांटेशन शुरू हो जाएगा। 5 दिन में ऑलमोस्ट इम्प्लांटेशन खत्म होता है। सो 12 to 13 डे में मोस्ट लाइकली एम्ब्रियो इम्प्लांट कर चुका होता है, राइट? एंड उसके बाद भी लोग थोड़ा सा एरर वैल्यू लेकर चलते हैं। तो बाय द टाइम समबडी नोटिस, कोई नोटिस करे कि उनके पीरियड्स मिस हुए हैं, कंसेप्शन हैज ऑलरेडी हैपेंड। ओके, अब इस केसेस में व्हाट टू डू? बिकॉज इस केसेस में 20 डेज इजिली पास ऑन हो सकते हैं विदाउट नोटिसिंग, कभी कभी ज़्यादा अगर लोग केयरफुल ना रहें तो। ओके, सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज यूजुअली तब होता है, तब यूज किया जाता है जब द अदर कंट्रासेप्टिव्स हैव फेल्ड और किसी वजह से दे वर नॉट यूज्ड प्रॉपरली। ओके, अब मेडिकल टर्मिनेशन में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? यूजुअली वी यूज ड्रग्स लाइक मिफेप्रिस्टोन एंड मिजोप्रोस्टोल। अब ये आपको याद रखना है कि आप यहाँ मिफेप्रिस्टोन की बात कर रहे हो। अगर हम पहले जाएं और वी टॉक अबाउट द इजी पिल, दैट केस में आपका लेवोनॉर्जेस्ट्रल है। अगर हम इम्प्लांट की इसकी बात करें, देयर वाज वन मोर केमिकल नेम दैट यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट, मेड्रॉक्सी। ये रहा इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में हमने क्या डाला था? मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। अब मैं क्यों इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ? बिकॉज ये थोड़े केमिकली साउंडिंग नेम्स हैं और हम आपको बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं टू कंफ्यूज। मैच द फॉलोइंग दे सकते हैं: इंजेक्टेबल मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, easy pill levonorgestrel, okay, POPs desogestrel and levonorgestrel या और levonorgestrel। ओके, सो मिफेप्रिस्टोन और मिजोप्रोस्टोल यूज होता है। अब इसका काम क्या है? मिफेप्रोस्टोन प्रोजेस्टेरॉन को ब्लॉक करेगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन भी हो चुका है, विच मोस्ट लाइकली हो ही चुका होगा, तो हमें सबसे पहले एंडोमेट्रियम को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज करने का मतलब उसकी थिकनेस को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि बाय नाउ कॉर्पस ल्यूटियम ऑलरेडी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हाई अमाउंट को रिलीज कर रहा है। इसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन किया जा रहा है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया जा रहा है। तो सबसे पहले मुझे प्रोजेस्टेरॉन को रिड्यूस करना है। सो आई नीड कि मैं प्रोजेस्टेरॉन को ब्लॉक कर पाऊँ। कैसे ब्लॉक होगा? मिफेप्रिस्टोन डाल के। अब मीजोप्रोस्टोल क्या करेगा? यूटेराइन कंट्रैक्शंस कराएगा। क्योंकि ठीक है, हमने मिफेप्रिस्टोन से एंडोमेट्रियम को डिस्टेबलाइज कर दी, बट डिस्टेबलाइज करना काफ़ी नहीं है, इट हैज़ टू कम आउट एज वेल। सो मीजोप्रोस्टोल यूटेराइन कंट्रैक्शंस कराएगा और फीटस एक्सपेल हो जाएगा। Alternatively, after these medications, just to make the process a little bit more convenient, हम सक्शन या फोर्सेप्स का इस्तेमाल करके जो भी फीटस रेमिनेंट है उसको सक आउट या रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। नाउ, कब तक लीगली दिस इज अलाउड? टिल 20 to 24 वीक्स। क्यों मैं बोल रहा हूं अभी एक सेकंड में समझाता हूं। देखो, इट इज सेफ टिल 12 वीक्स,
सेफ टिल 12 वीक्स मीन्स नथिंग मेजर, वैसे तो मेजर हो चुका है बिकॉज 12 वीक का मतलब 3 मंथ्स, राइट, यानी फीटस बन चुका है. सो इट्स सेफ टिल दैट, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर दैट. इनफ ब्लड वेसल्स बन चुके होते हैं दैट उसके बाद अगर हमने एमटीपी को ऑप्ट किया, कुछ रिस्क फैक्टर तो होता ही है. सो इट्स सेफ टिल 12 वीक्स. इट्स अलाउड, इट यूज टू बी अलाउड टिल 12 और 20 वीक्स. हालांकि अब मेडिकली ये 12 वीक्स तक सेफ है. अब इट इज लीगली अलाउड टिल 20 वीक्स. अब एक्चुअली 24 वीक्स तक. कैसे? 12 वीक्स तक आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन से इजीली इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो. 20 वीक्स के पीरियड, फिर ये वीक पीरियड को 20 से एमटीपी एक्ट 2021 के तहत इसको इंक्रीज किया गया था. इंक्रीज करके इट हैज बीन गिवन एज 24 वीक्स. बट 24 वीक्स में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए. इफ दे आर सेटिस्फाइड, उनका सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है दैट ईदर देयर इज अ कंटिन्यूड प्रेगनेंसी रिस्क, अगर प्रेगनेंसी की रिस्क, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई तो वुमेन या तो बेबी को एक रियल रिस्क है, लेट अस से उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, तो उस केसेस में दे यूजुअली गो फॉर द अबॉर्शन. और mental trauma to the woman. देखो, you also understand sometimes women might be at the risk of rape. Women, they may have gotten pregnant because they were raped. अब उस cases में they wouldn't want the child. Why? It was not their choice. उनसे उनकी choice छीन ली गई थी. सो अगर हमें समझ में आता है दैट इट इज अगेंस्ट द नॉर्मल विश ऑफ द फीमेल बिकॉज ऑफ रेप और बिकॉज ऑफ एनी अदर इंजरी टू हर जो प्रेगनेंसी के समय आ सकता है, देन और देयर इज अ रिस्क टू द चाइल्ड बिकॉज ऑफ सम सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी, तब 24 हफ्ते तक अब हम स्पेशल केसेस में अलाउ कर सकते हैं. बट मेडिकली सेफ कब तक है? 12. लीगली अलाउड पहले 20 तक हुआ करता था, अब 24 तक होता है. ओके, नाउ व्हेन इट इज यूज्ड, यूजुअली जब कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, वैसे दिस इज नॉट एनकरेज्ड. व्हाई? बिकॉज पीपल हैव द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सो दे शुड यूज कॉन्ट्रासेप्टिव व्हेनेवर दे कैन. बट कभी अगर नहीं यूज किया तो फिर आप ऐसा कर सकते हो. कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हुआ था बट फेल हो गया. फीटस की एबनॉर्मलिटी है, व्हेन देयर इज अ रिस्क टू द मदर, फीटस और बोथ, और टू हेल्प द रेप विक्टिम्स. सो दीज आर द केसेस जब हम एमटीपी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. नाउ रिमेंबर 20 एंड 24, पहले 20 था, अब 24 है, तक हो सकता है. नाउ कंसर्न्स, डिबेट्स. तो 3 तरह के कंसर्न्स होते हैं जो एनसीईआरटी एक सेंटेंस में लिख के आगे जाती है, बट आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए. देयर इज अ लीगल कंसर्न, देयर इज एन एथिकल कंसर्न एंड देयर आर रिलीजियस कंसर्न्स. व्हाट इज अ लीगल कंसर्न? लीगल कंसर्न ये है कि मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, जहां भी डेमोक्रेसीज हैं, वहां राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल मतलब मूल अधिकार जो आपसे कोई नहीं ले सकता. तो बिकॉज फीटस इज अ लिविंग इंडिविजुअल, तो अगर मदर या फादर का लीगल राइट है टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर ओन, क्या फीटस का एक लीगल राइट नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो कब हम ये बात मान लें कि अब से राइट टू लाइफ, जो एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, ये फीटस को भी मिलता है? अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है, अगर आप फीटस का राइट टू लाइफ देखोगे तो वुमन का राइट टू लिव एज पर हर ओन विश इज जियोपर्डाइज, इज कॉम्प्रोमाइज्ड. तो रेस्ट्रिक्शंस, अब ये एक डिबेट शुरू हो चुका है कि कब वुमन का राइट टू लाइफ कर्टेल होता है, कम होता है, एंड फीटस का राइट टू लाइफ सुपरसीड हो जाता है. ओके, सो पहला लीगल डिबेट है कि कब हम
वो सेम अधिकार जो एक एडल्ट को मिलते हैं या बच्चे को भी, इवन लाइव न्यू बॉर्न को मिलते हैं, फीटस को भी मिलने लगेगा। दूसरा है एथिकल। एथिकल का मतलब हो सकता है कि वेयर डू वी ड्रॉ दी लाइन, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। देखो, लीगल का मतलब होता है व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज नॉट अलाउड, ओके। बट एथिकल का मतलब व्हाट शुड बी डन, किन केसेस में कितना पावर किसके पास होना चाहिए, ओके। अब मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल प्रॉब्लम्स के केस में टर्मिनेशन अलाउड है, बट आज तो बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है ना। तो और बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली मेडिकल साइंस चेंज कर रहा है। तो बहुत पॉसिबल है कि जो चीज़ हमें लग रही है कि बहुत बड़ा मेडिकल कंडीशन होगा, वो आगे जाके क्योर हो जाए, राइट। सो हाउ डू वी जस्टिफाई दैट, कब ये एथिकली हम मान लें कि अभी ये ह्यूमन डेफिनेशन, अभी जो फीटस है वो एक ह्यूमन बीइंग है और उसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ओके। एक फाइन लाइन है लीगल और एथिकल के बीच में। लीगल बोलता है क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। एथिकल बोलता है क्या सही है, क्या सही नहीं है। दोनों में थोड़ा फर्क है। अब रिलीजियस रीजंस, देखो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट रिलीजन्स लाइफ को एक एक गॉडली फिनोमेना मानते हैं। सो उनके हमेशा से कंसर्न्स रहे हैं कि अबॉर्शन और टेकिंग अवे द लाइफ, दैट इज medical termination of pregnancy, goes against the idea of God or godly acts, okay. But whatever it is, we have to remember the very idea of MTP should be helping people. In any case, it shouldn't be for any malicious intent, कोई भी खराब इंटेंट के साथ it should never be carried. So आजकल there are several unqualified quacks. Quacks का यहाँ मतलब क्या है, NCERT एक टर्म यूज करती है, लोग जो प्रिटेंड करते हैं कि उनके पास मेडिकल नॉलेज है बट दे आर नॉट मेडिकली क्वालिफाइड. So unqualified quacks, they should be checked for. कभी भी मेडिकल एडवाइस एक नॉन मेडिकल प्रोफेशनल से नहीं लेनी चाहिए, ओके। What is being taught for the sake of a syllabus, that is nothing compared to a solid sound medical advice. So always we should consult a registered medical practitioner. दूसरा, पुराने ज़माने में कई बार ऐसा होता था कि पहले लोग एमनियोसेंटेसिस कराते थे ये जानने के लिए कि कोई बीमारी तो नहीं है, बट उसका गलत इस्तेमाल शुरू हो गया। लोग ये देखने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फीटस का सेक्स जानने लगे, मेल और फीमेल। और कई जगह ऐसा हुआ था कि अगर फीटस फीमेल होती थी तो उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता था बाय यूजिंग एमटीपी। इसीलिए आज इंडिया में एमनियोसेंटेसिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स इज बैंड। हालांकि डॉक्टर को पता भी लग जाए, उनका बताना और किसी का भी पूछना दोनों ही गैर कानूनी अपराध हैं, ओके। सो इसीलिए इट्स लीगली नॉट अलाउड फॉर एनीबडी टू इन्फॉर्म द पेरेंट ऑफ द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड एनीबडी टू आस्क द सेक्स ऑफ द फीटस, बिकॉज इसका इन द पास्ट गलत इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम के तहत people try to, or governments try to popularize contraceptives, क्योंकि उसमें ये पेचीदे चीज़ें, ये मिसयूज और मेडिकली हार्मफुल कंडीशंस या सिचुएशंस क्रिएट ही नहीं होंगे, है ना। सो दैट इज़ वाई कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम आपको इवन पढ़ाते भी हैं एज अ पार्ट ऑफ दिस, सो दैट स्कूल से निकलते ही पीपल आर इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, ओके। नाउ sexually transmitted infections or sexually transmitted diseases, STDs और STIs, और इसको venereal disease भी कहा जाता है। अब what are these diseases? We'll soon talk about a list, but these diseases are STIs और STDs because ये sexual act के दौरान during the sexual intercourse जब बॉडी फ्लूइड्स आपस में मिल रहे हैं या एक्सचेंज हो रहे हैं, देन इट कैन ईजिली बी पास्ड ऑन। देखो, वायरसेस और इवन बैक्टीरिया कुड बी प्रेजेंट इन दी वजाइनल फ्लूइड और सीमेन। वजाइना के फ्लूइड में
ये सीमेन में वायरसेस का पाया जाना एकदम ही पॉसिबल इवेंट है अगर एक पर्सन अफेक्टेड है तो। ओके, समटाइम डिजीजेस आर फंगल, तो द एरिया, द ग्रोइन एरिया, प्यूबिक एरिया, वहां पे भी पैथोजन ग्रो कर सकता है इजिली, बैक्टीरियाज भी ग्रो कर सकते हैं। सो जब people engage in sexual act, there's a very bad chance that they might transmit it from one person to the other. That is why we have to prevent this, because this is totally preventable. ये सर्दी खांसी जुकाम नहीं है that it's always easily treatable. अभी हम देखेंगे कैसे कि बहुत सारे इनक्योरेबल है, एक बार हो गया तो देयर इज नो क्योर। मैनेजमेंट पॉसिबल है बट उनका क्योर इज नॉट इजी और नॉट पॉसिबल। दूसरा, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व विथ अ वेरी इंटीमेट एक्ट, बहुत इंटीमेट चीज से जुड़ा है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि पीपल डोंट कम्युनिकेट दिस टू द नेक्स्ट पर्सन दे आर एंगेजिंग इन सेक्स विद, और इसका स्प्रेड बहुत ईजिली हो सकता है। दैट इज वाई STDs का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ हाउ डू वी प्रिवेंट इट? सबसे पहले मल्टीपल अननोन पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट्स। पीपल शुड engage in sexual intercourse with fewer people or their partners rather than random people. Second, usage of contraceptive like condom. Only condom is one of those contraceptive that prevents the transmittance of STD. बाकी contraceptives contraceptive वैल्यू जरूर प्रोवाइड करते हैं बट STDs को फैलने से नहीं रोक सकते। कॉन्डम्स बिकॉज फिजिकल बैरियर्स हैं, वो फिजिकली फ्लूइड को एक्सचेंज नहीं होने देते, दैट इज वाई दे प्रिवेंटेड। अगर थोड़ा सा भी डाउट है, अप्रोच अ डॉक्टर for detection or treatment. Most of the STDs are very easily detected and they are detectable in all the cities, and many STDs, especially like HIV जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसके ट्रीटमेंट को गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है एट अ फ्री सब्सिडाइज प्राइस। गवर्नमेंट स्कीम के तहत गवर्नमेंट खुद उसके ट्रीटमेंट को सपोर्ट करती है। सो इट्स बेटर कि ऐसी सिचुएशन ही ना आए, और अगर आ चुकी है तो इसका फर्दर स्प्रेड को हम रोक पाए। ओके, नाउ although these diseases like HIV and hepatitis are STDs, one should also know कि ये एकमात्र तरीका नहीं है to spread these. They can also be spread by injection needles. अब इंजेक्शन नीडल्स कहाँ से पिक्चर में आया? देखो, कई बार पीपल हैव सेम टाइप ऑफ हैबिट्स, engaging in sex with multiple partners too randomly, usage of drugs, ये कुछ ऐसे केयरलेस डिसीजंस हैं जो हाई चांसेस होते हैं कि सेम तरह के लोग ले रहे हैं। सेम तरह के लोग मीन्स people who are a bit depressed, people who are a bit not in the right place of life, they tend to make these decisions. Usage of drugs, too much of engagement in random sex, unprotected sex. So these are कुछ ऐसे practices जो ज़्यादातर केसेस में people take out of carelessness or depression or things like that. However, इंजेक्शन नीडल्स आर नॉट द ओनली वे। जब वो ड्रग्स ले रहे हैं तो यूजुअली दे शेयर द इंजेक्शन नीडल। कई सारे ड्रग्स इंजेक्टेड फॉर्म्स में लिए जाते हैं, तो वो उस समय ड्रग्स शेयर कर रहे होते हैं यूजिंग द सेम नीडल। अब क्योंकि स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पाई एंड पर्सन ए इज इन्फेक्टेड, तो जब वो अपना नीडल पर्सन बी को पास ऑन कर रहा है तो यूजिंग द ब्लड ईजिली द पैथोजन कैन बी एक्सचेंज्ड। मदर से भी फीटस को हो सकता है, बट although these things can happen, many of them are treatable. So अगर थोड़ा सा भी शक हो, we should get treated rather than sit quietly. Okay,
Now, most RTIs, most reproductive tract infections, RTIs, reproductive tract infection या STDs are curable अगर उसे अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए एंड प्रॉपरली ट्रीट कर लिया जाए. बट आपको 3 नाम याद रखने हैं, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड एड्स. दे आर नॉट क्योरेबल. हम उसे क्योर नहीं कर सकते. उसको मैनेज कर सकते हैं. मैनेज मीन्स उसके इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल को हम रिड्यूस कर सकते हैं, लाइफ की लॉन्गेविटी को बढ़ा सकते हैं, बट कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा चुका है अभी तक. सो वन शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी विजिलेंट इन दीज, क्योंकि इनके साथ एक मेजर प्रॉब्लम क्या है, मिनिमम सिम्टम्स होते हैं. एड्स फॉर एग्जाम्पल, दे वुड बी मिनिमम सिम्टम्स until the point जब तक the AIDS causing virus, the HIV virus ने significant T cells are lymphocytes आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. एक सिग्निफिकेंट लिमिट तक T cells जब तक डैमेज नहीं हो जाते तब तक आपको सिम्टम्स ही नहीं दिखेंगे, और सिम्टम्स वुड फील लाइक वेरी नॉर्मल केसेस. एक सर्दी जुकाम बुखार आया और ख़त्म. सिम्टम्स 5-5 सालों तक नहीं आते, और जब वो आते हैं तब दे हैव ऑलरेडी बिकम टू मच. सो इट्स बेटर टू गेट रेगुलरली checked, and it's better to be in the know rather being surprised. Okay, usually people experience itching, fluid discharge, slight pain, swelling. ये सारी चीज़ें हो सकती है in the cases. अब लोग मेडिकल चेकअप भी ज़्यादा अवॉइड करते हैं ड्यू टू द सोशल स्टिग्मा. दैट्स अनदर प्रॉब्लम. देखो, पीपल शुड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड रेगुलरली, and by regular I mean once a year or twice a year is a good time. But एक social stigma है इसके around. At the moment people hear the name of HIV or AIDS, उनके मन में ये बातें चलने लगती है कि अगर किसी ने सुन भी लिया, किसी को पता भी चल गया, तो वो ये assume कर लेंगे that the individual is engaging in with multiple partners. और इसके कारण ये चीज़ें और एग्रेवेट हो जाती है. लोग बात ही नहीं करना चाहते. They want to keep it hidden. This is where the problem further increases. Okay, so ये प्रॉब्लम्स को और एग्रेवेट कर देता है. पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज मतलब इन्फेक्शन पूरे पेल्विक कैविटी में स्प्रेड कर सकता है, अबॉर्शन हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आउट ऑफ द यूट्रस हो सकता है. सो ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कैन कम अप बिकॉज हमने ध्यान नहीं दिया. Up there was a time that RTIs were marginalized, and still in a country like India they are marginalized. But it's better to take sound medical advice लेना ज़रूरी है rather than listen to internet and do self prescriptions. Okay. Now एक और चीज़ है जो हमें सोशल लेवल पे ध्यान रखना पड़ता है. And what is that? That these infections, these STIs or STDs or venereal diseases, they demand a social cohesive effort. Social cohesive effort का मतलब all sections of the society must come together to help. Government alone cannot do this. Government free में medicines बांट सकती है, but the society must also try to understand the situations rather than stigmatize it. उसको नीच या हीन भावना से देखने से अच्छा है कि उस चीज़ को समझकर सोसाइटी कम्स टुगेदर टू एक्ट अपॉन इट. ओके, सो पहले ज़माने में देयर वाज एक रॉन्ग कंसेप्शन कि साथ खाने से भी these things can spread, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता. These diseases do not spread via regular contact. They only spread via sexual contacts. So sharing a plate of food, shaking hands, ऐसा नहीं से ये स्प्रेड नहीं होता. एंड धीरे धीरे इन डिजीजेस को भी हम टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू विन देम ओवर. हाउ वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि जब तक एक सॉलिड क्योर नहीं आता तब तक एटलीस्ट मैनेजमेंट इम्प्रूव हो रहा हो. एंड देयर वाज अ टाइम जब एड्स वाज बेसिकली अ डेथ सेंटेंस. जो मेडिसिन आते भी थे वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, और मल्टीपल पूरे दिन में लेने पड़ते थे. नाउ विद द हेल्प ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल
साइंस की चेंज के कारण काफ़ी बेहतर मेडिकेशन भी हुआ है. नाउ वी आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू कमिंग अप विद अ वैक्सीन. प्रिवेंटिव मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं. सो इट्स बेटर कि एज अ सोसाइटी वी कम अप एंड स्टार्ट solving this problem. Society, science and government. If all the three things come together and try to solve it, it is completely solvable. If not, somebody or the other will suffer. Now, list of STDs and their agents. This is very important point that you need to remember, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट तय होता है. सो एड्स, HIV, जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस. सो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है. द डिजीज़, उसका एजेंट क्या है, और क्या वो वायरल है, बैक्टीरियल है या फंगल है, क्योंकि हम तीन का टेबल बना के दे सकते हैं. तो हर्पीज इज हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस. Warts, they are human papilloma virus. It's again a viral disease. Hepatitis B, hepatitis virus. Candidiasis is by Candida albicans. Syphilis is by bacteria Treponema pallidum. Chlamydiasis is by Chlamydia trachomatis. It's a bacteria. Gonorrhea by Neisseria gonorrhoeae. Trichomoniasis by Protozoan Trichomonas vaginalis. Please remember all the important names, all the agents and the nature of the agent. Okay. Now, I would like to talk about Dr. Yusuf Hamid of Cipla. Actually, this is a very great story of how Indian medical science has, in a way, been revolutionary, in a way, been better. There was a time जब AIDS अपने peak पे था, in the late 1980s and 1990s. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे इनोवेशंस यूएस वेस्ट से आते हैं, और उस समय यूएस चार्ज $8,000 पर ईयर पर पेशेंट फॉर ट्रीटिंग देम. बट सिप्ला अंडर डॉक्टर हामिद मेड इट पॉसिबल फॉर $720. $8,000, $720. सो अब आप समझ सकते हो, अगर इंडिया $720 में बना रहा है तो यूएस भी कुछ उसी अमाउंट में बना रहा होगा. बट वो बेच कितने में रहे थे? 8,000 में. क्यों? क्योंकि बेच सकते हैं, है ना. सिर्फ एक या दो कंपनी से बनाया था, वो बेच रहे हैं. सो $720 इतना सस्ता करने के बाद भी डॉक्टर हामिद को 2 लाख कैप्सूल्स वेस्ट करने पर पड़े, बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज नॉट इन अ सिचुएशन टू बाय द मेडिकेशन फ्रॉम सिप्ला एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पीपल. क्योंकि इंडिया में उस समय लार्जली इट वॉज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एज अ प्रिवेंटिव केयर हो रहा था. प्रिवेंटिव केयर का मतलब कि ज़्यादा स्प्रेड ना हो, इसलिए. सो इसलिए गवर्नमेंट को ये एक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं दिखा टू स्पेंड $720 पर पेशेंट पर ईयर. बट वेस्ट में इसके एड्स के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे थे. सो 5 साल बाद, इस इवेंट 1993 के 5 साल बाद, एक मिक्स ऑफ 3 ड्रग्स बनाया गया. हार्ट, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी. एड्स के क्योर को हम बोलते हैं ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी. वाई? बिकॉज एड्स वायरस, द HIV वायरस इज अ रिट्रोवायरस. इसलिए एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी एक रिट्रोवायरस के अगेंस्ट काम कर रहा है. हार्ट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूजन ऑफ मल्टीपल ड्रग्स, और उस समय लोगों को almost $10,000 to $15,000 in year in patient हो रहा था. Once again, Dr. Hamid and supporters, they were able to produce it at $350 in year per patient. देखो, अभी तक जो है डॉक्टर हामिद के एफर्ट्स को डिस्काउंट कर दिया गया था. लोग और मेनली वेस्टर्न बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज कह रहे थे कि भाई देखो, अगर वहाँ से खरीदा तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए हम तो 8,000 में ही बेचेंगे. फिर ये दाम बढ़ के 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, और अभी भी सिप्ला और इनकी टीम $350, $350 पर ईयर पेशेंट बनाने को तैयार थी. बट खरीदने वाला भी कोई होना चाहिए. तो जब ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स, वहाँ की एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी वहाँ पब्लिश हुई, तब बिग फार्मा को आखिरकार झुकना पड़ा. अब वो ये कह के टाल नहीं सकते थे कि ये हाई क्वालिटी मेडिसिन नहीं है,
क्योंकि द डिफरेंस वॉज ह्यूज। कहाँ $10,000, कहाँ $350, right? So the then president and Bush and the big pharma actually caved, and finally governments around the world started purchasing this from Cipla and supplying this free or at a very reduced price to the countries. साउथ अफ्रीका का इसमें इससे बहुत फ़ायदा हो पाया था, इंडिया का भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ। सो टुडे भी ये सेम कहानी रिपीट होती है कई सारे मेडिकेशंस के साथ। कई सारे मेडिकेशंस एट अ वेरी हाई कॉस्ट अवेलेबल होते हैं पब्लिक को, बट ऐसे हाई कॉस्ट में एक रियल पेशेंट को हेल्प कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यहीं पे गवर्नमेंट्स का एक्टिव रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली दे कैन लिमिट द प्राइसिंग, जो काफ़ी गवर्नमेंट्स काफ़ी टाइम रिस्पॉन्सिबली करती है। आपको याद होगा कोविड के समय भी ये किया गया था, कोविड वैक्सीन्स के प्राइसिंग को कैप कर दिया गया था। सो गवर्नमेंट्स कैन ओनली कम एंड ट्राई टू रिड्यूस इट। ओके, नाउ एक छोटा सा टॉपिक बिफोर स्टार्टिंग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, बिकॉज वो एक छोटा टॉपिक है, वो खुद का टॉपिक है, उसको लास्ट में ही करेंगे हम इन अनदर वीडियो। नाउ व्हाट इज सेक्स अब्यूज? सेक्स अब्यूज इज forcefully uh, asking somebody to engage in sexual intercourse without their ability to give consent or informed consent. Unfortunately, in a country like India, इसके incidents बढ़ रहे हैं. People are being forced to participate in sexual activity without their consent or informed consent. अब मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया इन्फॉर्म्ड कंसेंट? कंसेंट की मतलब का मतलब होता है इजाजत, परमिशन। इफ देयर आर टू अडल्ट्स हु अंडरस्टैंड sex, then they can totally engage in the activity. Indian law permits it. But informed consent का मतलब है कभी कभी people are not able to take their decisions because they are not mature enough or they don't know or understand it enough. That is why informed consent is important. That is why children below the age of 18, they are not capable to give consent. Why? We don't believe that they have the maturity, mental maturity to give a consent in their whole of understanding. Once again, how Western democracies treat this, how India treats it, it is very different. But coercion, ज़बरदस्ती या without informed consent के sexual activity में engage करवाना, that is sexual abuse. Now, thankfully, India में there are certain bureaus, there are certain laws that prevent this. So, National Crimes Records Bureau ये एक टैप रखता है on the people or people who have committed such crimes. Both males and females, they have been victims of sex abuse. Of course, females थोड़े in many of the cases are significantly more, and that is why governments and societies need to come together to ensure कि बच्चों के साथ या adults के साथ भी ये नहीं हो रहा है. Unfortunately, internet has become a place जहाँ पे opportunities of sex abuse and methods of sex abuse both have increased. And once again, we have to come together as a society. So when a kid is on a phone, parents should be watchful. When you or your friends are on internet in a lecture online, you should be respectful towards other people, other peers and teachers. Usually internet का misuse always creates opportunities for such things, and this is illegal. But कई जगहों पे, because under the name of freedom of expression, is sexual abuse online has increased. इंडिया में भी धीरे धीरे इसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, and that is why Indian government brought this act, Protection of Children from Sexual Offences, that is POCSO, in 2012 to protect the rights of the children. आप as a teenager, if you're watching this, most likely you're a teenager in 15 to 17 years,
You should be vigilant and you should be aware that this can happen, and you should always discourage your peers from participating in any such activity which can hurt anybody else, right? So people should be watchful, people should be discouraging of other people involved in such kinds of activity. That is the basic idea of sex abuse. Now we'll end this lecture here only. Last lecture होगा infertility पे, where we'll talk about assisted reproductive technologies. Do not mix ART and treatment of infertility and ART treatment of AIDS. Treatment of AIDS is antiretroviral therapy and this is assisted reproductive technologies. Infertility क्या है, कैसे हम various ways से इसको सही कर सकते हैं, we'll talk about that in the next lecture. तब तक के लिए take care. Bye bye.